रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 22 हमारी वही डोमेन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 11। रमज़ान की वजह से जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर जो सा है वो 15-20 मिनट से ऊपर ना जाए। मेरी भी लिमिटेशन है, आप लोगों की भी लिमिटेशन है, मुझे नहीं पता आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बहरहाल मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग सिक्योरिटी इंजीनियरिंग डोमेन। और आज हमारा जो टॉपिक है वल्नरेबिलिटी इन मोबाइल सिस्टम। मोबाइल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आईपैड्स आ गए, आपके आईफोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, मोबाइल वर्किंग आ गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्फ आ गया। अच्छा, सबसे बड़ी लिमिटेशन ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इज़ 24/7 कनेक्टेड है, ठीक है। हर वक्त कनेक्टेड है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, हर जगह जाएंगे फ्री वाईफाई से आप लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप हर किस्म के काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे होते हैं, आप अपनी ईमेल चेक कर रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, आप वी चैट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, ऊबर कॉल कर रहे होते हैं, आपके पास वाइबर होता है उसके ऊपर, और आप सारे काम करते हैं। और उसके बावजूद उसके बाद आपको पता चलता है यार एक जो कोई डैंडी किस्म की ऐप आई है और मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और एप्पल या कोई और फ़ोन आपको वो अलाउ नहीं करता, तो आप जी जेल ब्रोक भी कर लेते हैं वो फ़ोन को, ठीक है। और फिर एंड्रॉयड के अंदर आपने जी, अगर आपको पता है वो शो बॉक्स का, तो आपने नई मूवीज़ देखनी है तो आपको फिर एंड्रॉयड के अंदर थर्ड पार्टी एंड ट्रस्टेड ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हो। तो आप सारे किस्म के काम करते हो मोबाइल डिवाइस में, फिर भी आप समझते हो यार ये सेफ़ है। एक दो 2015 के अंदर एक रिसर्च की गई साइकोलॉजिकल सोशल इंजीनियरिंग अटैक ने, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं आपको एक मिलिशियस ईमेल भेजता हूँ ओवर द कंप्यूटर, यू हैव अ टेंडेंसी टू डिलीट इट, आप उसे डिलीट कर दोगे। मगर अगर आप वही ईमेल आपको फ़ोन पे दी जाएगी, आप उसके लिंक पे क्लिक करोगे और थिंकिंग इन योर माइंड कि भाई यार ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है और ये थोड़ा सा माइंड सेट का भी इशू है। और उसके बाद फिर जब आपके पास मोबाइल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जाती है, आपसे 5-6-7 साल पहले देखें तो आपके पास जो एप्लीकेशन आती थी आपके फ़ोन में, वो हर चीज़ को एक्सेस कर सकती थी और आपके पास कंट्रोल अवेलेबल नहीं थे। अब आप इससे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक चैट जो है आपकी इमेजेस एक्सेस ना कर सके, तो आप कंट्रोल लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मगर उसके बावजूद ये कंट्रोल बाईपास किए जा सकते हैं अगर कोई एडवांस मेलवेयर्स या सिंपल मेलवेयर्स आपके मोबाइल फ़ोन पर डाल दे। मगर द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि मोबाइल सिस्टम कैन बी कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। आपके फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। स्नोडन की अगर आप वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम लिया जाता रहा। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर करनी है यहाँ पे कि मेलवेयर ऑन द मोबाइल जो है उसका टाइमलाइन 2004 से शुरू होता है। ये सोफोस का इमेज है और मुझे अच्छी तरह याद है 2015 की इग्नाइट कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी एक एंड्रॉयड मोबाइल रिसर्चर से बात हुई। एशिया से आया था, थाईलैंड में रिसर्च कर रहा था PhD, एंड ही वॉज हायर्ड बाय वन ऑफ द कंपनी देयर। और उससे मेरी डिटेल में बात हुई। उसने कहा ये जो उनसे है ये बहुत पीछे तक जाती है स्टोरी, और यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ड्राइव बाय डाउनलोड से कितने सारे मेलवेयर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं जो मोबाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मोबाइल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड भी नहीं होते, ठीक है। और फिज़िकली हैक भी हो जाते हैं, ठीक है, फिज़िकली क्लोन भी हो जाता है। कुछ लिमिटेशन मोबाइल की SS7 जो आपके मोबाइल प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेशन है उसमें भी इतने सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। 2004 में फर्स्ट वॉर्म अफेक्टिंग द सिम्बियन सीरीज़, फिर ये 2009 में क्या आईडू आया, फ्लेक प्लेयर, ड्रॉयड ड्रीम, जिटमो, मास्टर की, और पता नहीं काफ़ी कुछ काफ़ी डिफरेंट टाइप के मेलिशियस कोड्स एग्जिस्ट करते हैं। और बल्कि अभी आपको अगर एक साल पुरानी भी स्टोरी नहीं है, अगर आपको पता हो कि एप्पल स्टोर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी थी जो मिलिशियस थी, ठीक है। एप्पल स्टोर को भी नहीं पता था और एक्चुअली जो वेंडर जिसने वो एप्लीकेशन बनाई थी उसे भी नहीं पता था, ठीक है। उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐप वाज वी चैट, जो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वी चैट, ठीक है। वो पूरी की पूरी कंप्रोमाइज़ हुई थी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है कि मोबाइल सिस्टम वल्नरेबिलिटी जिस टाइम हम लोगों ने CISSP किया उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। आप कभी भी इन्फोसेक के अंदर जाएं तो आपको आजकल मोबाइल सिस्टम्स या MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो से हैं टूल्स बहुत बिकते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि मोबाइल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ हो गया और आप ऑलमोस्ट अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। मेरी कंपनीज़ के अंदर और मैं पास्ट में काफ़ी सारी कंपनीज़ में जो डायरेक्टर्स दे रियली डोंट यूज़ देयर लैपटॉप्स, उन्होंने तो कोई टेक्निकल काम नहीं करना, दे जस्ट लुक एट द ईमेल्स एंड दे रिप्लाई ऑन द फोन्स। हार्डली वो दिन में 1 घंटा लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड इज़ ऑन द मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया तमाम बिजनेस का। और जो एग्जेक्टिव्स हैं दे प्रेफर टू यूज़ टैबलेट्स, आईपैड्स और फोन्स बिकॉज दे लुक डैंडी,
एनीवे, सो चैलेंजेस मोबाइल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, अगर हम उन्हें लिखना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ बीइंग ए CISSP, अगर आप इस फील्ड के अंदर नहीं, क्योंकि बीइंग ए CISSP आप यू कैन नॉट बी ए मास्टर ऑफ ऑल द स्टफ, ठीक है। तो अगर मोबाइल सिक्योरिटी या मोबाइल प्लेटफॉर्म आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ OWASP के मोबाइल एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी का कोई एक आधा लेक्चर अटेंड कर लें, या यूट्यूब पे या ब्राइट टॉक पे जाके मोबाइल प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करके एक सिक्योरिटी लेक्चर अटेंड कर ले, तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें कवर करने की, मगर वो थोड़ा टेक्निकल इन डेप्थ में चला जाएगा। अगर आपको टेक्निकल इन डेप्थ चाहिए, बुक को रिक्वायर्ड नहीं है, CISSP के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मगर इट्स बेटर टू नो दोज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। कि OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, कि रिमोट साइट क्लाइंट और सर्वर ऑथेंटिकेशन सही नहीं होती, पर्सनल डाटा जो सा है या प्राइवेसी डाटा या सीक्रेट कीज़ या टोकन्स जो से हैं वो प्रॉपरली शेयर नहीं हो रहे होते, URL के अंदर कॉल हो जाती है, URL के अंदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है डेवलपर। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे हैं, ब्लूटूथ से रिलेटेड काफ़ी सारे हैक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें जो से आप OWASP के साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। फंक्शनल यूनिट यानी मोबाइल प्लेटफॉर्म के दो फंक्शनल यूनिट है, रिस्ट टू द रिमोट कंप्यूटिंग एंड रिस्ट टू द मोबाइल वर्कर, ठीक है। रिमोट कंप्यूटिंग क्या है? एक्सेस टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क थ्रू द VPN से यूजर कनेक्ट कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर। एंड 2010 से लेके 2013 के अंदर बहुत सारे हैक्स आए थे, जिसमें गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अप्रॉक्सीमेटली 30 टेक कंपनीज जो सी हैं उसमें कंप्रोमाइज़ हुई कि VPN के जरिए आप कनेक्ट हुए हैं, और आपको बाद में पता चलेगा कि आपका जो रिमोट एंड का जो यूज़र है आपके नेटवर्क के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी है, उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ नेटवर्क है और ये पार्ट ऑफ सेंसिटिव नेटवर्क है। मेरा यूज़र जब VPN से डायल करता है तो मैं उसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ नेटवर्क के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, मोबाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। अब अगर ये जो PC है ये एंट्री पॉइंट टू द सेंसिटिव नेटवर्क हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे हैक्स आए, आपकी बुक ने थोड़े से डिस्कस किए हैं, आप जाके उन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो रिस्ट टू द मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए फिर गूगल ने से फॉर एग्जांपल गूगल ने क्या सजेस्ट किया था कि मेनलैंड चाइना के अंदर जितने उनके लोग यूजर्स कनेक्ट कर रहे हैं गूगल के नेटवर्क को, दे कैन यूज अ VPN एंड कनेक्ट टू गूगल नेटवर्क। अब मेनलैंड चाइना से जब वो कनेक्ट हो गए यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोज VPN एंड पॉइंट्स में भी या एंट्री पॉइंट वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुके हों, उसने आते हुए फ्री वाईफाई से कनेक्ट किए हो, किसी ने उसके ऊपर ट्रोजन या कोई चीज़ डाउनलोड कर दी हो, PC कंप्रोमाइज़ है। अब वो एंट्री पॉइंट टूवर्ड्स द नेटवर्क है, वो पूरी की पूरी फायरवॉल को बाईपास करके स्ट्रेट इनटू योर सेंसिटिव नेटवर्क बैठ जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं, सेगमेंटेशन हो सकती है। सेगमेंटेशन कैसे कि मैंने कहा यार मैं सेंसिटिव नेटवर्क में नहीं लेके जाऊँगा, जितने VPN के यूज़र हैं वो इस सेगमेंटेड नेटवर्क में आएंगे और उसके बाद दोबारा फायरवॉल ऑन होने के बाद यहाँ से आएंगे। इट इज़ अ बिग आर्किटेक्चरल चेंज, मगर दैट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में कितने VPN। अगर आपके पास 50 या 100 200 VPN यूज़र हैं आप नहीं करेगा। अगर आपके पास 2000 VPN यूज़र हैं, यू वुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि यार जो VPN यूज़र है पहले वो इस सेगमेंटेड नेटवर्क में आएगा। डजंट मैटर वो CEO है, CFO है, क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा है, QSA है, आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे काम करने वाला बंदा है, ही शुड टर्मिनेट ऑन टू दिस स्पेसिफिक सबनेट। और उसके बाद आप उसे प्रॉक्सी करके लेके जा सकते हैं, या फिल्टरिंग करके लेके जा सकते हैं, या मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये बहुत सारे तरीके कारण जिससे इस तरह के रिस्क को ओवरकम किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको अंदाजा होनी चाहिए बीइंग अ CISSP। एंड पॉइंट रिस्क कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इशू: ट्रस्टेड क्लाइंट, ये ट्रस्टेड क्लाइंट है या नहीं आपका, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है, स्टोलन एंड लॉस्ट डिवाइसेस के साथ क्या करोगे, अगर कोई डिवाइस स्टोल होगी या लॉस्ट होगी तो आप क्या करोगे, रिमोट वाइप की कैपेबिलिटी है आपके पास, आपकी डिवाइस इंक्रिप्टेड थी, अगर इंक्रिप्टेड थी तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो से है वो फोन्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स आर नॉट इंक्रिप्टेड और उस कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन लैपटॉप्स के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है रिस्क फ्रॉम मोबाइल वर्कर। मोबाइल वर्कर क्या करेगा कि जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है, ठीक है। मोबाइल वर्कर जो सा है वो अपना लैपटॉप या आपकी कंपनी लैपटॉप, अपना लैपटॉप से मुराद जो कंपनी इश्यूड लैपटॉप है वो कहीं भी लेके जाता है, ठीक है। वो चाइना जा रहा है, वो रशिया जा रहा है, वो कोरिया जा रहा है, वो कहीं पर भी जा रहा है, वो ये चीज़ें लेके जा रहा है। और उसको जहाँ फ्री वाईफाई मिलता है, नेट कैफे में फ्री वाईफाई मिलता है, वो लॉगिन करता है। और अगर वो लॉगिन करता है उसे मैं पाइनएप्पल API लगाने के बाद उसके साथ उसको एक एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कॉस्को या कोस्टा या स्टारबक्स के अंदर आप जाके बैठ जाते हैं लैपटॉप लेके, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि कोई बंदा आपको शोल्डर सर्फिंग कर रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई बंदा आपको शोल्डर सर्फिंग कर रहा है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अमेरिका में वेगस से पता नहीं कहाँ न्यूयॉर्क जा रहा था या कहीं जा रहा था, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर, अब मैं खुद बड़ा डेस्परेट था, ठीक है, खुद बड़ा डेस्परेट था। मैंने कोई ईमेल चेक करनी थी, फ़्लाइट मेरी 2 घंटे डिले थी। मैंने क्या किया, वहाँ पे एक डेस्क बना हुआ था, इस तरह का डेस्क बना हुआ था और उस पर ही चार्जर लगे हुए थे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो वहाँ जाके पहले एक अपना चार्जर टाइप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो से हैं 3 लोग बैठे हुए थे, ठीक है, ये डेस्क खाली था, मैं यहाँ पे आके बैठ गया। तो मैं जब यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की मैं जो से ईमेल्स पढ़ सकता था। एक बंदा अपना जो सा पासवर्ड पिन नंबर कहीं एंटर कर रहा था, दैट्स वेरी वेरी इजी थिंग। एयरपोर्ट जो सा है वो इतना बिजी एनवायरनमेंट होता है कि हर बंदा अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ। फ्लाइट्स डिले इज़ द बेस्ट प्लेस, और आपने कभी भी किसी बंदे की शोल्डर सर्फे करनी है, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे चार्जिंग लगी वहाँ पे जाके खड़े हो जाए। मैंने नोटिस किया कि हर डेस्क के ऊपर जो से दो दो पावर चार्जर लगे हुए थे। तो एक पे लोगों ने लैपटॉप लगाया हुआ था, दूसरे पे ये बंदा ये यहाँ साथ खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है। तो उसने कहा येस यू कैन टेक द प्लेस। मैंने अपना लैपटॉप तो रखा मगर वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं यूज़ की, मैं सिंपल गूगल ब्राउज करता रहा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका जो रिस्क टू मोबाइल वर्कर है वो ऑन द रोड है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। व्हेन दिस यूजर रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेन ट्रिप दे जस्ट बाईपास द फायरवॉल गोन टू योर इंटरनल नेटवर्क। से फॉर एग्जांपल बंदा गया चाइना, चाइना बहुत फेमस प्लेस है, ठीक है। आप लोगों अगर आप यूरोपियन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो दे ऑल टॉक अबाउट एवरी कंपनी हैव अ डिफरेंट पॉलिसी टू गो टू द हाई रिस्क कंट्रीज़। कि हाई रिस्क कंट्री में जब भी आप जाते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए कि जब वो डिवाइस वहाँ जाती है तो आप उस डिवाइस के साथ क्या कंट्रोल करते हो। बहुत सारी कंपनीज़ ने डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि उनके ख्याल में जब भी वो रशिया या चाइना या किस तरह के कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनकी जो सी हैं हार्ड ड्राइव्स क्लोन हो जाती हैं। कैसे होती है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिबेट। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के हैकर ग्रुप हमारी वेबसाइट को बंद कर दें, वैसे दे वांट टू डू इट, नोबडी इज स्टॉपिंग देम। तो एनीवे, तो वो जो से हैं उन कंपनीज़ की फिर स्पेसिफिक पॉलिसी होती है कि सेंसिटिव डाटा आप नहीं लेके जाएंगे, नीड टू नो बेसिस इंफॉर्मेशन होंगे। कुछ कंपनीज़ के पास एक स्पेसिफिक रेड लैपटॉप होते हैं, रेड लैपटॉप सेट होते हैं जो बिल्कुल क्लीन इंक्रिप्टेड सारा कुछ होते हैं। कुछ कंपनीज ने इवन ये फाइंड आउट किया उनके मोबाइल्स क्लोन हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत रिस्कियर होता है। अब दैट डिपेंड्स कि आप कितने वाइडर रेंज पे जा सकते हैं। अब मैं उन इंडस्ट्रीज़ का नाम नहीं ले सकता मगर आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट हैव फेस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद जो सा है मोबाइल वर्कर रिस्क कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इश्यूज। प्लेटफॉर्म प्रोलिफरेशन, मैंने ये 4 दफ़ा याद करने की कोशिश की। अच्छा एनीवे, तो आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है। प्रोलिफरेशन से मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं और उसके अंदर एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, विंडोज़ मोबाइल फ़ोन और पता नहीं कितने सारे होंगे जो हमने यहाँ नहीं लिखे हुए। तो ये तमाम डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, हर एक के लिए डिफरेंट सेट्स हैं और डिफरेंट टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सेव करने के लिए, इनक्रिप्ट रखने के लिए और क्या कुछ करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। वो एक टर्म आप लोग अक्सर यूज़ करते होंगे, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। मैं इसे कहता हूँ ब्रिंग योर ओन डिजास्टर। मैं अगले दिन सिस्को गया हुआ तो मैंने उनके सामने वैसे ही मजाक में कह दिया, तो दे डिडंट न्यू अबाउट दिस टर्म। एनीवे, होम पीसी, बहुत सारे लोग जो से घर के पीसी से कर रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवाइस सिंक सॉल्यूशंस, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं अपनी कंपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्राइवेट डिवाइस के ऊपर लगा देते हैं, कॉपी कर देते हैं, किसी ने उन्हें रोका तो नहीं है। पोटेंशियल अटैक वेक्टर फॉर द मोबाइल डिवाइसेस, SMS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SMS, लैपटॉप क्लोन हो गया, मोबाइल क्लोन हो गया, सारा कुछ हो जाता है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट अटैक वेक्टर है, ईमेल फिशिंग, स्पेयर फिशिंग। आपकी मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस अगर हार्डवेयर लेवल पे कंप्रोमाइज़ हो जाए तो आप उसकी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, GPS लोकेशन कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्नोडन की वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जेल ब्रोकन फ़ोन, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी, फिजिकल एक्सेस, सारी चीज़ें हैं। फ़ोन आपने हाथ से चोरी कर लिया, किसी बंदे के पास से चोरी कर लिया, मसला ही किस्सा ही निकल गया। अब आपने फिजिकली उसको कंप्रोमाइज़ करना है, ब्रूट फोर्स करना है या जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मैं अगले दिन उस सोशल इंजीनियरिंग अटैक वर्कशॉप में गया हुआ था, तो उन्होंने कहा आईफोन दें, आईफोन दिया, आईफोन के ऊपर जो सा है उन्होंने बड़े ध्यान से उसको एनालाइज़ किया, तो उन्होंने देखा कि जब आप की पंच करते हैं, की एंटर करते हो तो आपके फिंगरप्रिंट लग जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस और थोड़ी सी इंटेलिजेंस से ये एनालाइज़ किया कि वो दे कैन वर्क आउट योर पिन नंबर वेरी इजीली। तो इसके अंदर फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके पास है जो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन या कोई डिवाइस चोरी होगी है तो आप रिमोट वाइप करवा सकते हैं, मगर जब कोई चोरी करता है तो सबसे पहले उसका 3G अनप्लग करेगा, USB सिम आपकी निकाल लेगा, तो फिर दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये कैट एंड माउस सॉर्ट ऑफ चेज होना शुरू हो गया कि कैश 22 आप इसे कह सकते हैं कि अब कौन पहले जो सा है एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए जो है गाइड्स क्या करें कंपनीज क्या करें, यू बीइंग अ CISSP क्या करें। तो
आप लोगों ने ये सारे कंट्रोल्स करने हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस जनरेट करनी है मैनेजमेंट के दौरान, और उसके बाद आपने अप टू डाउन पॉलिसी राइट करनी है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर 3-4 पॉलिसी लिखी है, मेरे ख्याल में बहुत सारी हैं, ब्लूटूथ सिक्योरिटी के बारे में जिस तरह है। ठीक है, ये MDM जो है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट आपको बहुत सारा काम कर सकता है, CISSP में उसकी डिटेल में नहीं गए हुए। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन ऑफ मैनेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेज इन द एंटरप्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी ये वो निस्ट का डॉक्यूमेंट आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। लैक ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, यूज ऑफ अनट्रस्टेड मोबाइल डिवाइसेज, अनट्रस्टेड नेटवर्क एप्लीकेशन, unknown parties, interaction with other system, untrusted content and location services। ठीक है, ये तमाम किस्म के कंट्रोल्स डिस्कस करता है और ये फिर जेनेरिकली डिफाइन भी कर रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंप्रोमाइज ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा, वल्नरेबिलिटी इन एम्बेडेड डिवाइसेस एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। आपका नहीं होता घर के अंदर स्मार्ट कैमरास, फोन्स, कर्टन्स इन एंड आउट होता है, सॉर्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, IoT कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब ये कंपनी सॉफ्टवेयर कोड या डिज़ाइन कर रहे होते हैं आपके लिए, सिक्योरिटी इज़ लाइक लोअर मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दम, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इससे गुड न्यूज़, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन लोगों के रिडार पे आ रही है कि यार हम लोगों ने सिक्योर करना है। इसकी एग्जांपल वेरालाइट स्मार्ट होम सिस्टम जो है, ये इसी का इमेज है मेरे ख्याल में राइट साइड पे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया, ट्रस्ट वेव का एक हैकर था, उसने इसे हैक किया, हैकर्स कॉन्फ्रेंस 2013 में उसने इसको डिस्कस किया। उसका यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले इंटरफेस था, जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही नहीं मांगता था। यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगता था, आप उस सिस्टम के अंदर हुकअप हो सकते हैं, आप एक एडमिन अकाउंट बना सकते हैं। 300 BMW स्टोलन हुई 2013 के अंदर, क्योंकि हैकर जो उनसे थे, जो लोग चोरी करते थे, उन्होंने हैकर्स के साथ पैचअप किया। दे कम अप विद फॉब। ठीक है, वो की लेस एंट्री इन द BMW थी, तो वो फॉब जो सी है वो उसने यूज़ की और उसके बाद वो डिवाइस गाड़ियाँ चोरी करनी शुरू कर दी। और मैंने सुना है बहुत सारी गाड़ियाँ ये जो चोरी हुई थी, 300 BMWs। ठीक है, मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार डॉलर की BMW थी वो वाली। ठीक है, 2013 के अंदर ब्रांड न्यू, और उसकी बल्कि एक CCTV फुटेज भी पड़ी किसी घर के सामने। वो आता है बस, वो वहाँ पे एक कोई बॉक्सर खोलता है, फॉब लगाता है गाड़ी के इंजन के पास को करके कुछ, और बस वो ले जाता है। ठीक है, तो वो धक्का लगा के घर से थोड़ा सा बाहर लेके जाता है, फिर स्टार्ट करते निकल जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के लिए जो चैलेंज है यहाँ पे इज यूजेबिलिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, कि सिक्योरिटी सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए ये यूजेबल भी हो और ईज ऑफ एक्सेस भी हो। अब आप किसी को गाड़ी सेल कर रहे हो और वो कहे अच्छा तुमने पहले यहाँ पिन नंबर एंटर करना है, फिर मोबाइल ऐप से एंटर करना है, फिर उसके बाद ये फॉब को यहाँ प्रेस करना है, ये यूजेबल नहीं है, लोग BMW बाय करना छोड़ देंगे। ठीक है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो BMW के अंदर जिस बंदे ने आर्किटेक्चर बनाया होगा ही ओवरलुक फॉर दिस, और क्या हो सकता है इसका, अगर आप डिटेल आर्किटेक्चर पेपर देखना चाहते हैं तो वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, सो इन तमाम किस्म के सिस्टम को CPS कहते हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, स्मार्ट नेटवर्क सिस्टम विद एम्बेडेड सेंसर प्रोसेसर एंड दैट आर डिजाइन टू सेंस एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, अब ये इसके लिए अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो साइबर फिजिकल सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो सकते हैं, स्मार्ट स्पेस में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ होते हैं। ये BMW का इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर्स हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर मेडिकल सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बल्कि मुझे वास्ता भी पड़ा है 1-2 जगह पे इनके साथ कनेक्टिविटी करने का, और इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट होती है। सिक्योरिटी इज़ नॉट ऑन देयर पोर्टफोलियो। अब 2013 में मेरा वास्ता पड़ा था, 2014, 15, 16 हो गया अब तो 3 साल में काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि बहुत सारे हैक्स हुए हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो CPS है इज़ इम्प्लांट्स। ठीक है, गैस्ट्रिक सिमुलेटर, इंसुलिन पंप, कार्डिक डिफिब्रिलेटर, ब्रेन सिमुलेटर, ये पता नहीं, ये मेरे ख्याल कान पे लगाने वाली डिवाइस है, कोक्लर इम्प्लांट, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। ठीक है, कोई डॉक्टर हो तो उसे पता चल जाएगा। एनीवे, तो ये सारे इम्प्लांट्स जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, आपको बड़ी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, और ये जो से हैं आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इनके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस सारे सिस्टम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर डॉक्यूमेंट्स लिखे। ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड के यार ये जो साइबर फिजिकल सिस्टम है इनको थ्रेट्स हैं। ठीक है, फिजिकल थ्रेट क्या, फिजिकल थ्रेट एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मुझे आई डोंट केयर रियली बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। यस, यू नीड टू केयर बीइंग अ CISSP इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, यू नीड टू बी वरीड अबाउट दिस फिजिकल थ्रेट कि फ्लड आ जाएगा, एसिडिक मीडियम हो सकता है। ठीक है, सोशल क्राइसिस, वार एंड राइट, इंटरनेशनल थ्रेट्स, टेररिज्म प्लॉट, टारगेटेड अटैक। अब साइबर थ्रेट्स के अंदर पैसिव थ्रेट, इंफॉर्मेशन
हार्वेस्टिंग, कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई स्पेसिफिक डिवाइस लगी हुई है और वो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, तो मैं उसको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकता हूँ, मैं उसके कोई डाटा, कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर उस डिवाइस से लिंक्ड है, कुछ हो, इंटेग्रिटी या कुछ भी कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। एक्टिव थ्रेट, इम्पर्सोनेशन, रिलेइंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, कुछ भी हो सकता है कि उसकी डिवाइस के ऊपर इतना डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करो बेचारी अपना फंक्शन ही करना छोड़ दे, उसका प्रोसेसर ही बैठ जाए, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग टाइप के अटैक्स आ सकते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, इफ़ यू वांट टू लुक एट द CPS अटैक्स और IoT अटैक्स, ठीक है। फिर उसके अंदर CPS की हाई लेवल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो सा है, अवेलेबिलिटी, स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट कंपोनेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूज़र प्राइवेसी, कि भाई वो डिवाइस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड ना करे जो काशिफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म देती हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाली हुई हो, ठीक है। कि मे बी वो डिवाइस के, हाँ जी अगर दिल की धड़कन को हमने 15 दफ़ा चलाया तो हम $1500 आपसे चार्ज करेंगे, तो वो क्रेडिट कार्ड भी एम्बेड ही कर दो अंदर ही, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंटेग्रिटी की इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर पड़ी वो इंटेग्रल भी है या नहीं, कोई आके मॉडिफाई ना कर दे। ऑथराइज्ड एक्सेस होनी चाहिए उसको, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन एक्शन, कि अगर किसी ने उसके अंदर कोई चेंज किया, कोई पैरामीटर उसके अंदर चेंज किया तो अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। नॉन रेपुटेशन भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है IoT या PCS के बाद एक सोल्यूशन, एक और सिस्टम आता है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसे हम ICS कहते हैं। और अगर आपने नाम सुना हो तो स्कैडा आपको नाम याद हो, ठीक है। अब इसके पीछे अगर हम बात करने चले तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री आ जाती है। एक यूज्ड टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ठीक है। मैसिव आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं, मैसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिनसे होते हैं या न्यूक्लियर प्लांट जिनसे होते हैं, या आपके जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, इन सब के अंदर स्कैडा यूज़ होता है। स्कैडा, DCS, PLC, ठीक है, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, मुझे 2 के ऊपर काम करने का मौका मिला है। एक BCM था और एक और कोई नाम था, मुझे भूल गया, 5-1 साल पुरानी बात है, 5 से 4 साल पुरानी। तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम, मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है, मगर सिक्योरिटी कंट्रोल आर नॉट रियली गुड, ठीक है। तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री या स्टोरी मिलती है वो ड्रैगन फ्लाई सिस्टम की है, जिसके अंदर उन्होंने वाटर होलिंग अटैक करके पूरी की पूरी कंपनी का सिस्टम ख़राब कर दिया था। और अच्छा, इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये अनाउंस नहीं होते, ये बहुत देर से अनाउंस होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर हूँ और कोई बंदा मेरे सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, कंप्रोमाइज़ करने के बाद वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें डालता है, ऐसी वैल्यू चेंज करता है जिससे मेरी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो सी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब यूज़र के पास चली गई है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। से फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा टारगेटेड अटैक क्या है, मैं बीइंग अ हैकर, मैलिशियस यूज़र क्या करूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन सा बिकता है, आईफोन और एंड्रॉयड। मैं आईफोन एंड एंड्रॉयड के प्लांट को कंप्रोमाइज़ करूँगा और उसके अंदर कोई एक एम्बेडेड ऐसा रूट किट या रैट डाल दूंगा जो मेरे कमांड एंड कंट्रोल से बात करे। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे पूरी दुनिया में तमाम आईफोन्स के ऊपर कंट्रोल हासिल है, क्या पावर है मेरे पास, ठीक है ना। तो सम ऑफ द थ्रेट्स दैट SCADA सिस्टम हैज़ इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिमोट मेंटेनेंस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ऑनलाइन अटैक हुआ ऑफिस और एंटरप्राइज नेटवर्क, ठीक है। SCADA नेटवर्क नॉर्मली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। वो ईरानियन पावर प्लांट की आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी हुई तो जाके देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद अटैक ऑन द स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज्ड इन द ICS नेटवर्क, कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट हैं, ठीक है। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम उन्होंने यूज़ किए होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेसेस, इतनी घटिया कंट्रोल्स होते हैं इनके जिसकी हद नहीं। इनके पास एक टर्मिनल होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा, लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा, मगर उसके अंदर हर बंदा USB लगा रहा होगा, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम लोग ये कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था एक जगह पे, आई वोंट डिस्कस द नेम ऑफ द थिंग, बहुत क्रिटिकल एरिया था, और उसका जो टर्मिनल स्टेशन था उस पर विंडोज़ पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, विंडोज 7 चल रही थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो वो वहाँ बंदा बैठता था वो घर से USB लेकर आता था, उस पर मूवी अपलोड करता था और वहाँ बैठ के देखता होता था मूवी। तो हमें कैसे पता चला, एक दफ़ा हमने टेम्प उसका फोल्डर देखा तो उसने वहाँ कॉपी की हुई थी डेस्कटॉप के ऊपर। हमने कहा यार ये दिस इज़ नॉट अलाउड, हमने उसकी USB के अंदर ना ग्लू घुसा दी, ठीक है, ताकि वो USB नहीं यूज़ कर सके, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ह्यूमन एरर एंड सैबोटेज हो सकता है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैलवेयर विद द रिमूवेबल मीडिया एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर, के अगर को वो बंदा जो सा है, ये एग्जैक्टली ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एग्जैक्टली इसी तरह का काम हुआ। रीडिंग एंड राइटिंग अ न्यूज़ इन द ICS नेटवर्क,
मोस्ट कंट्रोल कंपोनेंट करेंटली यूज अ क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। लिटरली ये बात 100% एक्यूरेट है कि इनके पास बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट HTTP टाइप की कम्युनिकेशन होती है। दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ HTTPS, ठीक है। और यहाँ से बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, पाइप, फ्लड, गेट्स, जो भी ओपन क्लोज करना होता है, ऑपरेशन थिएटर्स के टेम्परेचर तक यहाँ से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अनऑथोराइज एक्सेस टू द रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी बहुत घटिया है मगर अब बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई, क्योंकि 2 years ago मैं एक दफ़ा दोबारा, कोई भी इन्फोसेक कॉन्फ्रेंस दुनिया में नहीं होती जिसमें ये टॉपिक डिस्कस ना हो, स्कैडा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्रियल बैकबोन है और अगर ये कंप्रोमाइज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अगर आप स्कैडा हैकर के नाम पे एक वेबसाइट है, स्कैडा हैक्स या hacker.com, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आप एक वीडियो पढ़ी होगी 50-55 मिनट की, जिसमें अमेरिकन ग्रिड लॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ये हैक हो सकते हैं, कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि उनमें स्कैडा सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या DCS सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल मेल फंक्शंस और फोर्स मेजर, ठीक है, आउटेज की जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज अराउंड इट। और ये आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल में। ICS और स्कैडा कंप्रोमाइज डिस्क्लोज्ड ओवर द ईयर। तो अब आप ये देखें 2010 से 2000 एक्चुअली 7-8 से ही शुरू हो गए थे, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 222 कंप्रोमाइज़ हैं। और माइंड दैट ये कंप्रोमाइज़ जो से हैं ये एक्चुअली वो नहीं है जो हर बंदे ने डिस्क्लोज किया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती, और जो अच्छा हैकर होता है वो कभी भी ऐसा होने नहीं देता। और ICS डिस्क्लोजर बाय द टाइप, ठीक है, CSRF, मेमोरी करप्शन वगैरह, कोड एग्जीक्यूशन, बफर ओवरफ्लो और डॉस अटैक और फिर अदर, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट किस्म के। और इसके बाद अगला ग्राफ था कंट्रीज़ का, मगर मैंने उसे वो नहीं डाला। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें आए और बहुत सारे लोग एंग्री हो जाए उर्दू IT अकेडमी के ऊपर, बट दैट इज़ द फैक्ट कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम यूज़ हो रहा है, यस, सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और बीइंग अ CISSP का कोर्स आपको इक्विप करता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। आप, मैंने जब पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम देखा था मैंने कहा यस ओके दैट्स फाइन, सिक्योरिटी वाज नॉट ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, ठीक है। गो कि मैं उस टाइम नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर था, मगर मैंने कहा यार ये कुछ प्रैक्टिसेस इज़ नॉट गुड। फिर मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजर से डिस्कस किया, उसको भी नहीं अंदाज़ा था कि अच्छा ये यहाँ से यूँ कंट्रोल हो रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने उसके अराउंड एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की कि हाँ भाई कौन सा बंदा इस चीज़ पे एक्सेस कर सकता है, कुछ लॉगिंग सिस्टम मैनेज किए, मगर इट्स नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो उनसे हैं वो सिर्फ अपने सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी जो सा है वो इज़ नॉट 100% सोल्यूशन। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि स्कैडा जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ऑफ द शेल्फ वो लोग कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने मोबाइल एप्लीकेशन स्कैडा के बारे में थोड़ा सा देखा, मोबाइल यूज़र्स के चैलेंजेस के बारे में देखा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्विकली देखेंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू की स्लाइड तो आई नहीं, ये थैंक यू की स्लाइड होगी।